नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एसजीएस न्यूज़ के इस अंक में। दोस्तों, कुछ समय पहले एक सीरियल आया था जिसका नाम था पंचायत। और पंचायत में एक कैरेक्टर होता है जो कई बार एक शब्द इस्तेमाल करता है, गजब बेइज्जती। जी हाँ, गजब बेइज्जती है। और वो शब्द ये जो था काफ़ी फ़ेमस भी हो गया, काफ़ी प्रसिद्ध प्रसिद्ध हुआ। आज तक लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। हमने आज उसे अपने टाइटल में इस्तेमाल कर लिया, गजब बेइज्जती कि कांग्रेस का प्यादा भाजपा की रानी को, रानी को अमेठी में चेकमेट करेगा। खैर, दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी जो हर चीज़ के अंदर कमियाँ ढूँढती है, आज इसके अंदर भी कमियाँ ढूँढी और कुछ इस किस्म के क्या कहते हैं कि ट्विटर स्प्रेड करवाने शुरू कर दिए, जैसे कि फट्टू पप्पू, भाग पप्पू भाग, कमाल की बात है। लेकिन इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जैसे कि भाग पप्पू भाग को मुश्किल से 3,800 टोटल मेरा की रीच है और फट्टू पप्पू जो है सिर्फ 40,000। और उसके मुकाबले एक सिंपल सी छोटी-सी कांग्रेस की ओर से नहीं, एक कॉमन ट्रेंड चल रहा है, मोदी माफ़ी माँगो, उसपे ही 52,000 स्टंप चल रहे हैं। तो आप सोचिए कि इनके अपने ट्रेंड कितने वीक हैं यहाँ पर इस समय। लेकिन कुछ बातें जो कही गई आज प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, वो काफ़ी मुझे लगा कि अफ़सोसजनक हैं। इसलिए अफ़सोसजनक हैं कि वो शब्द मुझे बड़े अखर गए आज। कि गली मोहल्ले के जो छोटे भैये होते हैं, वो इस किस्म की भाषा का उपयोग करते हैं। और मोदी क्या कहते हैं, मैं वर्बेटिम कोट अनकोट में कहूँगा, मैं आज इन्हें कहता हूँ कि अरे डरो मत, भागो मत। ये डरो मत राहुल गांधी का नारा है एक्चुअली, कि डरो मत। कि आज मैं इन्हें कहता हूँ कि डरो मत, भागो मत। कहते अब ना किसी ओपिनियन पोल की ज़रूरत है, ना किसी एग्ज़िट पोल की, रिज़ल्ट साफ है। लेकिन अगले पैरा में जो कोट अनकोट है, वो काफ़ी दर्दनाक है। मैंने पहले ही कहा था, 2-3 महीने पहले ही कहा था, ये कोट अनकोट है, मेरे शब्द नहीं है, ये मोदी के शब्द हैं, जिल्ले लाही। इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी और भाग जाएँगी और भाग गई। ये शब्द देखिए प्रधानमंत्री यूज़ कर रहे हैं कि इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी और भाग जाएँगी और भाग गई। राजस्थान से राज्यसभा भाग गई। आप सोचिए कितनी बार ये शब्द यूज़ किए गए, भाग गई। किसके लिए यूज़ किए जा रहे हैं? सोनिया गांधी के लिए। मैंने पहले ही बता दिया था कि शहजादे वायनाड से चुनाव हार रहे हैं। हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा, वो तीसरी सीट खोजने लगेंगे। वैसे यहाँ पर मैं दर्शक मित्रों आपको ये भी बता दूँ कि एक और ट्रेंड भी चला था। मोदी भी बड़ौदा छोड़कर भागे। अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूएंसी तो उन्हीं की थी ना, बड़ौदा। तो सर कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज करने का मतलब कि भाग गए, तो फिर तो मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह भी गाजियाबाद में थे, वहाँ से लखनऊ भाग गए। तो सारे ही भागते रहते कहीं न कहीं से। सुषमा स्वराज अब वो नहीं है, वो भी हरियाणा में हार गई थी, दिल्ली में हार गई थी, तो विदिशा भाग गई थी। तो कोई ना कोई तो कहीं न भागता रहता है फिर तो। फिर आगे कहते हैं, सब कह रहे थे कि वो अमेठी आएँगे राहुल के लिए, कोट अनकोट। अमेठी से भी इतना डर गए कि वहाँ से भागकर रायबरेली में रास्ता खोज रहे हैं। मैं सभी से कहता हूँ, डरो मत। मैं आज इनसे कहता हूँ, अरे डरो मत, भागो मत। और कांग्रेस इस बार सबसे कम सीटों में सिमटने जा रही है। इस किस्म की भाषा का उपयोग भारत के माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जिनको मैं जिल्ले इलाही कहता हूँ। खैर, बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पर कि समीकरण कुछ ऐसे होते हैं कि जहां पर एक छोटा-सा मोहरा शतरंज की बिसात पर, जिसे एक प्यादा कहते हैं, वो रानी को, राजा को चकमट कर सकता है। और वही कुछ पोजीशन आज किशोरी लाल शर्मा के माध्यम से देखा जाए तो कांग्रेस ने लाकर अमेठी में खड़ी कर दी कि तुम्हें हराने के लिए राजा की जरूरत नहीं है। तुम्हें हराने के लिए हमारा एक पैदल जो इसको हम पोस्ट करेंगे वहां पे वो काफी है, तुम्हें हराकर चला जाएगा, ताकि इससे तुम्हें पता लग जाए कि तुम्हारी भी हैसियत कितनी है और हमारी भी हैसियत कितनी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से अरुण कुमार शर्मा जी,
नमस्कार, स्वागत है। उत्तराखंड से मीनू जैन जी आपका स्वागत है और उत्तर प्रदेश से तमकीन फयाज़ साहब रामपुर से आपका स्वागत है। अरुण कुमार जी पहले आपसे ले लेते हैं, आज आपको एक दूसरे चैनल पर भी जाना है। गजब बेइज्जती है ना? अगर स्मृति ईरानी यानी कि ईरानी अगर एक प्यादे से पैदल से हार जाए तो, किशोरी लाल शर्मा से कैसा लगेगा सर? बुरा तो लगेगा ना? राजा से हारे तो एक बार तो चलो ठीक भी है, लेकिन एक छोटे से पैदल से शतरंज की भी आपको बताऊँ कि मुझे अच्छी लगती है शतरंज, कि एक प्यादा भी कई बार तुम्हें ऐसी जगह पे आके फँसा देता है कि वहाँ पर फिर तुम्हारा राजा-रानी कोई निकल नहीं पाते, वो भी फँस जाते हैं फिर वहाँ पे। ये दिस इज़ द प्रॉब्लम सर। जी, अरुण कुमार शर्मा जी। जी सर, आपने शतरंज की बात की और शतरंज में हमेशा बैक लाइन पर सेंटर में राजा और रानी होते हैं और बिल्कुल कॉर्नर में दो हाथी होते हैं, लेफ्ट और राइट, और दो ही ऊंट होते हैं और दो ही घोड़े होते हैं। तो ये सेना की जो सजावट होती है शतरंज में वो विलक्षण है। और आप कांग्रेस की सजावट देखें, वो भी विलक्षण है। कल रात तक मेन स्ट्रीम मीडिया इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, कहीं किसी के पास किशोरी लाल शर्मा जी का नाम नहीं था, सिवाय इसके कि वो वहां पर एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन से फॉर्म खरीदते हुए पाए गए, जो कि ऑनलाइन था। जब एक व्यक्ति वहां जाता है और वो चिर परिचित है, ऐसा नहीं है कि किशोरी लाल जी पहली बार गए हैं। मुझे याद है 1983 में उनकी दोस्ती हुई थी, लुधियाना के रहने वाले हैं। और 1991 के बाद किशोरी लाल जी तकरीबन तकरीबन 38 साल हो गए उनको, वहीं के वहीं वो उस कांग्रेस परिवार में रह गए। संजय राजीव गांधी जी की दोस्ती उन्होंने उनके ना रहने पर भी निभाई। ऐसा विलक्षण व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा। और लॉयल्टी टेस्ट में मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर अगर किसी को उच्च श्रेणी में रखा जाए तो उनका नाम है। अब बात करते हैं, आपने जिसको ई अलग कर दिया और रानी अलग कर दिया। सही बात यह है कि ई के साथ रानी शब्द उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ई शब्द के बहुत सारे मतलब भी हैं। और मुझे लगता है यह आपने बिल्कुल उपयुक्त किया है कि रानी जैसा पवित्र शब्द ई के साथ रहे। अर्थात इसको आप कुछ भी कह लें, इको कह लें, क्योंकि जो वो बोलती हैं वही वापिस उनके पास इको होकर आ जाता है। जैसे वो राहुल जी का सवेरे नाम ना लें तो उनको ब्रेकफास्ट पचता नहीं है। वो तो बहुत बार बोल चुका कि उनका पेट खराब रहता है, उनको एसिड खाना पड़ता है। तो अब वो सोच रही थी कि अगर राहुल जी मेरे सामने आते हैं तो ये बात ठीक है कि उस सीट की अहमियत और बढ़ जाती है। मतलब स्मृति जी की जो अहमियत है, क्योंकि सामने वाला भारी भरकम पर्सनैलिटी लिए हुए उनके सामने खड़ा है और सामने वाला व्यक्ति वजन में या इज्जत में या अपनी नैतिकता में उससे कहीं कम है, तो मुकाबला था ही नहीं। और ये बहुत अच्छा और करारा जवाब है कि उनको इस लायक ही नहीं समझा गया कि आपके सामने कोई गांधी परिवार का व्यक्ति खड़ा हो। इसीलिए इसमें साथ ही जोड़ देता हूं मैं, इसीलिए रायबरेली में जो राहुल जी की मदर हैं, उनकी विरासत को, चाहे वो पारिवारिक हो चाहे कांग्रेस की हो, इसीलिए राहुल जी को वो कमान सौंपी गई। आपको याद होगा रिले रेस में 1/4 जो होता है, उसमें हर एक खिलाड़ी अपने आगे वाले खिलाड़ी को एक बैटन देता है ताकि वो उसको आगे लेकर दौड़े। सोनिया जी ने बहुत पहले कह दिया था, जब वो राजस्थान से राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करने जा रही थी, कि आप ऐसा ना सोचें मेरा रायबरेली से संबंध खत्म हो गया।
मेरे परिवार का संबंध रायबरेली से पिछले कई सालों से है, पिछले कई टर्म से है। 5 बार रायबरेली से सोनिया गांधी जी जीत चुकी हैं। मेरा संबंध खत्म नहीं होगा, मेरे परिवार का संबंध रहेगा। और अमेठी भी विशिष्ट स्थान है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अमेठी में अगर केएल शर्मा जी को भेजा गया तो आपको याद होगा शीला दीक्षित भी वहां से 2 बार 89 और 91 में चुनाव जीत चुकी, कैप्टन सतीश शर्मा जीत चुके। तो एक ऐसा रिलायबल आदमी जिसको अपने परिवार या अपनी पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है, जिसके हाथों में सुरक्षित रह सकती है और जो कैपेबल है सामने वाले को हराने के लिए, क्योंकि अमेठी की जनता 13 रुपए किलो चीनी की आज भी इंतजार कर रही है। और मैंने तो एक ऑफर दे रखा है, वो आज भी स्टैंड करता है। कोई एक व्यक्ति 1 किलो चीनी जिसने 13 रुपए में खरीदी हो वो आप ले आइए, मैं 100 किलो चीनी 1 बोरी उसको फ्री में दूंगा। वो मिलेगा नहीं आपको। जो महिला कंधे पर खाली सिलेंडर को लेकर नई दिल्ली की सड़कों पर मुजाहरा करती हो, केरल में हथनी के मरने पर विलाप करती हो और रुदाली गैंग बनाती हो, उसकी क्या इज्जत और क्या बेइज्जती मेरी तो समझ से बाहर है। और महिलाओं के प्रति उनकी रुष्टता देखिए। एक आपको लोकसभा के अंदर का सीन याद कराता हूं। सोनिया जी लोकसभा के अंदर हैं, किसी विषय पर आप चीख चीख कर देखेंगे स्मृति ईरानी को यह कहते हुए माफी मांगो। उस समय उनका चेहरा देखने वाला था, उनके गले की नसें तनी हुई थी। ऐसा रुष्ट रहने वाला व्यक्ति मणिपुर पर अपनी वाणी नहीं खोलता और दिल्ली में जो जंतर मंतर पर हुआ हमारी पहलवान बेटियों के साथ, वहां वो नहीं बोलता। जो हमारे हापुड़ में हुआ, एक बेटी को जलाया गया रात को, उस पर अपनी जुबान नहीं खोलता। और महिला जो विभाग है उसकी मिनिस्टर होने के बावजूद तो क्या वो वोट लेने का हकदार है? नैतिक तौर पर ये वोट मांगने का अधिकार ही खो चुके, क्योंकि जिस पार्टी को ये कहते सुना गया हो कि चाल चरित्र और चेहरा ये बिल्कुल अलग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जिस बात को कहते हैं उसको करते नहीं है और जिसको करते नहीं है उसको कहते नहीं है। सर्वथा भिन्न बात करना और उल्टा चलना ये इनको भी पता है। और मोदी जी की गाड़ी जो है उसके 4 गियर पहले और दूसरे चरण के चुनाव में खराब हो चुके। कारण आप देखें वोटिंग परसेंटेज किस प्रकार बढ़ाया गया, उसको 66.14% किया गया फर्स्ट को, और सेकंड को 66.71 किया गया। ये क्यों बढ़ाना पड़ा? और वो भी 10 दिन बाद, वो भी 26 के बाद, 4 दिन बीत जाने के बाद, क्योंकि सेटिंग ठीक से नहीं हो रही थी। संदेश मिला हुआ था कि कांग्रेस जीतने वाली है, बीजेपी हारने वाली है, इसलिए ये सारे प्रपंच किए जा रहे हैं। और कांग्रेस की पहली बार, मैं बधाई देना चाहूंगा, पहली बार रणनीतिकारों ने एक ऐसी रणनीति बनाई जिसका अंतिम क्षणों तक किसी को पता नहीं चला। अगर कांग्रेस इस बात पर कामयाब है तो मुझे लगता है जीत का वरण कांग्रेस को जरूर होगा। हमें 5वें चरण तक का इंतजार करना चाहिए। जी।